आजकल देखिए युद्ध का मैदान कितना बदल गया है ना? मतलब सिर्फ गोलियों और तोपों की बात नहीं रही अब। हाँ बिल्कुल। हर देश एक तरह की विनाशकारी तकनीक बनाने की होड़ में है। बिल्कुल। और आज हम ना द डेडली साइंस ऑफ मॉडर्न बॉम्ब्स वीडियो से मिली जानकारी के आधार पर आधुनिक बमों के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये ज़रूरी भी है। आज हम कुछ खास तरह के बमों पर बात करेंगे, जैसे स्मार्ट बॉम्ब हो गए, थर्मोबैरिक, क्लस्टर बॉम्ब और वो बंकर बस्टर भी। तो मूल सिद्धांत तो शायद वही रहता होगा, विस्फोटक और उसको चालू करने का कोई तरीका। देखिए, हाँ बेसिक आइडिया वही है, एक एक्सप्लोजिव मटेरियल और एक ट्रिगर। ये हो गए पारंपरिक बम। रासायनिक और परमाणु थोड़े अलग हैं, उन पर आज ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं स्मार्ट बॉम्बों से। इनका जिक्र काफी सुना है आजकल, जैसे यूक्रेन गाजा के संघर्षों में। ये स्मार्ट कैसे बनते हैं असल में? हाँ, इनका इस्तेमाल तो बड़ा है। स्मार्ट बॉम्ब देखिए मूलतः जीपीएस या फिर लेजर गाइडेंस से अपने टारगेट को एकदम सटीक निशाना बनाते हैं। अच्छा। जैसे एक आम उदाहरण है जेडैम किट, जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। JRAM KT क्या चीज है? ये किट ना साधारण बॉम्बों को, मतलब जिनमें पहले कोई गाइडेंस नहीं होता था, हम्म। उनको स्मार्ट बना देती है। इसमें एक तो आईएनएस होता है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ओके। जो अपनी लोकेशन खुद ट्रैक करता है और साथ में जीपीएस उसे लगातार सही करता रहता है, तो निशाना चूकता नहीं। अच्छा, तो मतलब ये पुराने बमों को एक तरह से अपग्रेड कर देती है। हाँ, और शायद ज्यादा किफायती भी। सही कहा। बिल्कुल। जेडैम की सबसे बड़ी बात यही थी कि इसने सटीक हमले करने की क्षमता को बहुत कम लागत पर मुमकिन कर दिया। पहले ये सिर्फ खास महंगे बमों से ही हो पाता था। इसने तो हवाई युद्ध का पूरा नजरिया ही बदल दिया होगा फिर। हाँ, काफी हद तक। चलिए अब उन बमों की बात करते हैं जो अपनी भयंकर तबाही के लिए जाने जाते हैं। थर्मोबैरिक या वैक्यूम बॉन्ड, ये कैसे काम करते हैं? ये तो बहुत अलग लगते हैं। हाँ, ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। इसमें पहला धमाका होता है, जो हवा में एक तरह का ज्वलनशील ईंधन फैला देता है, एक बादल सा। ठीक है। और फिर तुरंत दूसरा धमाका होता है, जो उस बादल में आग लगा देता है। इससे जो विस्फोट होता है, वो आसपास की सारी ऑक्सीजन एकदम से सोख लेता है। ओ, ऑक्सीजन सोख लेता है। हाँ, और इसी वजह से एक भयानक प्रेशर वेव, मतलब दबाव की लहर पैदा होती है। जानकारी ये भी है कि रूस ने कथित तौर पर यूक्रेन में इनका इस्तेमाल किया। और ये ऑक्सीजन सोखने की वजह से ही शायद बंद जगहों जैसे बंकर या सुरंगों में ज्यादा खतरनाक होते होंगे। निश्चित तौर पर, बिल्कुल। बंद जगह में ऑक्सीजन की कमी और वो जबरदस्त दबाव का असर कई गुना बढ़ जाता है। ये वहां बहुत ही घातक साबित होते हैं। खुले में भी इनका शॉकवेव बहुत विनाशकारी होता है। बाप रे! तो एक तरफ स्मार्ट बॉम्ब्स हैं जो प्रिसिजन मतलब सटीकता पर फोकस करते हैं, और दूसरी तरफ ये थर्मोबैरिक। हाँ। और फिर क्लस्टर बॉम्ब भी हैं जो बिल्कुल उल्टा काम करते हैं ना, बड़े इलाके में फैलने वाले। ये इतने विवादास्पद क्यों हैं? हाँ, क्लस्टर बॉम्ब का मकसद ही अलग है। एक बड़ा बॉम्ब होता है जो हवा में खुलता है और सैकड़ों छोटे-छोटे बम, जिन्हें सबमुनिएशन कहते हैं, वो गिराता है। सैकड़ों? हाँ, और ये एक बड़े एरिया में फैल जाते हैं। इनका लक्ष्य कोई एक पॉइंट नहीं बल्कि पूरा इलाका होता है। दुश्मन सैनिकों या गाड़ियों के लिए उस इलाके को खतरनाक बनाना। इसी को एरिया डिनायल कहते हैं। अच्छा। विवाद इसलिए है क्योंकि ये जो छोटे बम होते हैं ना, इनमें से कई बार फटते नहीं है तुरंत, और वो सालों तक वैसे ही पड़े रहते हैं, बारूदी सुरंगों की तरह। आम नागरिकों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। ओ, ये तो गंभीर बात है। हाँ, इसीलिए कई देशों ने इन पर बैन लगाया हुआ है। हालांकि जैसा आपने कहा, जानकारी है कि अमेरिका ने इन्हें यूक्रेन को दिया है। और फिर आते हैं बंकर बस्टर। इनका तो नाम ही काफी है। बिल्कुल, नाम से ही जाहिर है। इनका काम है जमीन के नीचे बने मजबूत ठिकानों को भेदना, बंकर, कमांड सेंटर वगैरह। ये कैसे करते हैं? जमीन के नीचे कैसे जाते हैं? ये अपने काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत भारी होते हैं और तेज रफ्तार से गिरते हैं, तो वो जमीन या कंक्रीट में धंस जाते हैं। अच्छा। और फिर अंदर पहुंचकर एक तय समय पर उनमें धमाका होता है। अमेरिका का GBU-18 इसका एक जाना माना उदाहरण है। ठीक है। इन मुख्य प्रकारों के अलावा एंटी टैंक मिसाइलों और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का भी जिक्र था शायद स्रोत में। हाँ, संक्षेप में उनका भी जिक्र था। जैसे जेवलिन या स्पाइक मिसाइलें हैं, ये अक्सर इंफ्रारेड गाइडेंस यूज करती हैं और टैंक पर ऊपर से हमला करती हैं, जहां वो सबसे कमजोर होता है। टॉप अटैक जिसे कहते हैं। अच्छा, ऊपर से। और लाइटरिंग म्यूनिशन जैसे स्विच ब्लेड, ये एक तरह के सुसाइड ड्रोन हैं। ये टारगेट के ऊपर काफी देर मंडरा सकते हैं और फिर सही मौका देखकर हमला करते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी कितनी आगे बढ़ गई है। बिल्कुल। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें, क्या उम्मीद करें? और भी घातक बम? स्रोत तो यही इशारा करते हैं।
एक तो एआई निर्देशित हथियार, मतलब शायद ऐसे हथियार जो खुद लक्ष्य पहचाने और प्राथमिकता तय करें। बाप रे, एआई। हाँ, और दूसरा हाइपरसोनिक ग्लाइड बमों पर काम चल रहा है, जो आवाज की गति से 5 गुना यानी मैक 5 या उससे भी तेज उड़ सके। मैक 5। हाँ, हालांकि इतनी तेज गति पर नेविगेशन और मटेरियल साइंस की अपनी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। मतलब हथियार उस गति को झेल पाए ये भी एक सवाल है। तो हमने देखा कि कैसे अलग-अलग जरूरत के हिसाब से कितने अलग-अलग तरह के बम बन गए हैं। कोई सटीक निशाने के लिए, कोई बड़े इलाके के लिए, कोई जमीन के नीचे के लिए। हाँ, और ये विविधता सोचने पर मजबूर करती है कि मतलब सैन्य जरूरतों के नाम पर विनाश की तकनीक किस हद तक जा रही है। सही बात है। खासकर क्लस्टर और थर्मोबैरिक बम, हम्म, इनसे आम लोगों पर जो असर पड़ता है और लंबे समय तक जो खतरा बना रहता है, हम्म, वो वाकई गंभीर चिंता का विषय है। बिल्कुल, और स्रोत में भी ये बात उठाई गई है। बिल्कुल। और ये सारी बातचीत हमें आखिर में स्रोत के उसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि ये जो विज्ञान की इतनी तरक्की है, हम्म, उसका इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ और ज्यादा प्रभावी विनाश के तरीके खोजने में ही क्यों लग रहा है। हम्म। ये वाकई सोचने वाली बात है।